हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियोज में हम बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रकाशित वन वीक सीरीज। दोस्तों कंटेंट महत्वपूर्ण रहेगा और भारत के इतिहास यानी कि दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र बीए सेकंड ईयर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के वीडियोज के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो चलिएगा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में से फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के सल्तनतकालीन स्रोतों की विवेचना कीजिए। सल्तनतकालीन स्रोत, दोस्तों मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अगर जानना है तो हमें सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोतों को देखना ही पड़ेगा, उसकी विवेचना करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों सल्तनतकालीन की कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं उनको हम जानते हैं जिनके माध्यम से हमें भारतीय इतिहास को जानने की में सहायता मिलती है। तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं उत्तर की और आगे बढ़कर। दोस्तों ये जितने भी सवाल दे रखे हैं, ये सारे के सारे जितने भी अथवा में सवाल दे रखे हैं, ये दोस्तों पूछने क्राइटेरिया अलग है लेकिन जो पूछने का तरीका अलग है, लेकिन दोस्तों ये सवाल सेम है, सवाल का कहना सेम है, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उत्तर की ओर। उत्तर में दे रखा है मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत दे रखे हैं। पहला है दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ। जितने भी हमें ऐतिहासिक ग्रंथ मिलते हैं, यानी कि दोस्तों आपने ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जाना ही होगा, जैसे कि आईने ए अकबरी है, तारीख ए उल है, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने जो बाबरनामा है, अकबरनामा है, हुमायूं नामा है, इस प्रकार के जो हमें ग्रंथ मिलते हैं, तो उन ग्रंथों के माध्यम से भी हमें क्या मिलता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं, या फिर हम इसके क्या कहेंगे, सल्तनतकालीन स्रोत के नाम से जानेंगे। तो पहला हमारे पास में स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से हमें जानकारी। देखिएगा ऐतिहासिक ग्रंथों में फर्स्ट है ताजुल मासीर। कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासीर। सल्तनत युग के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हसन निजामी द्वारा लिखित ताजुल मासीर। किसके द्वारा? हसन निजामी के द्वारा। किसके द्वारा? हसन निजामी के द्वारा ताजुल मासीर ग्रंथ लिखा गया। और उल्लेखनीय है, इस ग्रंथ के अंदर उल्लेखनीय है कि इस पुस्तक में 1192 से 1218 ईस्वी तक सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है। दोस्तों जो हमें ताजुल मासीर पुस्तक मिलती है, ये ग्रंथ मिलता है, इसमें 1192 से 1218 तक के सैनिकों का क्या मिलता है, इसमें वर्णन मिलता है, सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है इसमें। और इसमें मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की घटनाओं का वर्णन, मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। दोस्तों तो अब इतना ही आपको याद रखना है कि पहला तो ऐतिहासिक स्रोतों में पहला आपको यह याद रखना है कि ताजुल मासिर किसके द्वारा लिखा गया? हसन निजामी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और हसन निजामी ने जो ताजुल मासिर लिखा है ना, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो 1192 से 1218 तक के सैनिकों का वर्णन है वो इसमें मिलता है, सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की घटना, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल की घटना है, तो ये भी हमें इस ताजुल मासिर के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर मिलती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिएगा हमारी नेक्स्ट पुस्तक आती है तबकाते नासिरी। दोस्तों तबकाते नासिरी है, ये भी एक प्रकार की पुस्तक है जो कि सल्तनत काल की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तबकाते नासिरी की, तो इस ग्रंथ में 1289 तक के इतिहास का बोध होता है, इसके बाद का नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पहले तो मुख्य बात तो आपको ये याद रखनी है कि तबकाते नासिरी का लेखक कौन था, इसको लिखा किसने तबकाते नासिरी को? तो दोस्तों इसका लेखक है मिनहाज उल सिराज। कौन है? मिनहाज उल सिराज इसका लेखक है। और तबकाते नासिरी पुस्तक के अंदर हमें इल्तुतमिश, बलबन और अन्य गुलाम शासकों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इससे गुलाम वंश की सामाजिक और आर्थिक दशा पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है और इसके समकालीन भारत की जानकारी प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। दोस्तों तबकाते नासिरी के अंदर हमें इल्तुतमिश, बलबन और उसके गुलाम शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके वंश की सामाजिक, यानी कि जो इल्तुत है, बलबन है, गुलाम वंशों की जो सामाजिक जानकारी है, जो समाज है उसका जो रहन सहन है, और उसकी आर्थिक स्थिति, वो किस प्रकार के घर में रहते थे, कितना धन दौलत था, इसके बारे में, आर्थिक दशा, किस प्रकार का जो व्यवसाय था, इसके बारे में हमें अच्छा प्रकाश पड़ता है, इस पुस्तक में लिखा हुआ है सब, ठीक है। और यह इसके समकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगली पुस्तक है वो है तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही, दोस्तों ये भी एक पुस्तक है तारीखे फिरोजशाही। ये किसने लिखी थी, इसके लेखक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिएगा इस ग्रंथ में से
जयाउद्दीन के द्वारा रचित है। किसका नाम? तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक है, जयाउद्दीन के द्वारा रचित है। और इसमें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक आदि शासकों की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ से अलाउद्दीन खिलजी की विजयों, शासन सुधारों विस्तृत प्रकाश पड़ता है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है, अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन सुधार है, इन पर प्रकाश पड़ता है। और इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी की आर्थिक एवं सामाजिक दशा का भी अच्छा प्रकाशन होता है, यानी कि हमें ज्ञान होता है इसके बारे में। तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक जयाउद्दीन है। कौन है? जयाउद्दीन के द्वारा लिखा गया। और तारीखी के अंदर क्या लिखा गया है? इसमें जलालुद्दीन, फिर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और अलाउद्दीन की विजयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये इतना लिख देना आप, ठीक है। इसके बाद में अगली पुस्तक आती है हमें तारीख-ए फिरोजशाही। तारीख-ए फिरोजशाही के लेखक की बात करें तो तारीख-ए फिरोजशाही ही इसके लेखक थे। इन्होंने अपने नाम पर ही एक ग्रंथ लिख दिया था। तुगलक वंश के दोस्तों तारीख-ए फिरोजशाही से फिरोज तुगलक के शासक की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, फिरोज तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में फिरोजशाही से हमें क्या मिलती? जानकारी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों अगली पुस्तक आती है, 5वीं पुस्तक है तारीख उल हिंद, ठीक है। इसके बारे में तो आपने अधिक बार पढ़ा होगा, तारीख उल हिंद। वैसे ही पुस्तकें आपने 11th 12th में इन पुस्तकों के बारे में, वैसे अगर इतिहास है आपका सब्जेक्ट, तो जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। तो देखिए, अलबरूनी द्वारा लिखित तारीख-ए-उल-हिंद नामक पुस्तक से मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत की दशा के बारे में जानकारी मिलती है। भारत की दशा के बारे में तारीख-ए-उल-हिंद पुस्तक है ना, इससे ये किसके, पहले तो ये आपको लिखना है, तारीख-ए-उल-हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो अलबरू ने लिखी। किसने लिखी? अलबरू ने लिखी। और फिर आपको लिखना है कि तारीख-ए-उल-हिंद पुस्तक में क्या मिलता है हमें? मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत की दशा के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें 11वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म का आंखों देखा वर्णन भी इसामी द्वारा रचित फुतुह-उल सतालिन ग्रंथ में गजनवी वंश के समय के मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों का काव्यात्मक इतिहास हमें मिलता है। आपको केवल इतना ही लिखना है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत की दशा किस प्रकार की थी, भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है, भारत की दशा के बारे में। और इसमें 11वीं शताब्दी के आरंभ से हिंदुओं के साहित्य और विज्ञान, धर्म का आंखों देखा वर्णन भी हमें मिलता है। इसके बाद में दोस्तों 6वीं पुस्तक आ रही है फतूहाते फिरोजशाही। इसको वैसे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। एक और दोस्तों शानदार पुस्तक आ रही, उस पर आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस याद कर सकते हैं। देखिएगा, अगली पुस्तक है तारीख-ए मुबारक शाही। इसकी रचना कौन है दोस्तों? यहिया बिन अहमद के द्वारा तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की गई। और इस ग्रंथ में सैयद वंश के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी, दोस्तों कौन से वंश के लिए? सैयद वंश के लिए बहुत ही उपयोगी। यह ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके द्वारा सैयद वंश के इतिहास संबंधी जानकारी हमें मिलती है। सैयद वंश की हमें जानकारी तारीख-ए-मुबारक शाही से मिलती है। इसके बाद में अगला ग्रंथ है खजाइन उल फतह। इसके रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। खजाइल उल फतह पुस्तक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की विजयों और उसके शासन काल की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहां से? खजाइन उल फतह से हमें जानकारी मिलती है। इसके बारे में सलातिन ए अफगाना पुस्तक के रचयिता कौन है? अहमद यादगार। कौन है? अहमद यादगार ने लिखी सलातन ए अफगाना, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है? सलातन ए अफगाना में हमें लोदी तथा शूरवंश के उत्थान पतन की विस्तृत जानकारी, लोदी और शूरवंश के उत्थान, उसका उद्भव और उसके पतन, उसके नष्ट होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसमें? सलातिन ए अफगानी। इसके बारे में अगली पुस्तक आ रही है 10वीं पुस्तक है दोस्तों, अच्छी पुस्तक है, तारीख-ए-शेरशाही। किसने लिखी थी दोस्तों? इसकी रचना अब्बास सरवानी। तारीख-ए-शेरशाही अब्बास सरसानी के द्वारा इसकी रचना की गई। और इसमें तारीख-ए-शेरशाही में हमें सूरवंश के इतिहास, यह सूरवंश का इतिहास है। कौन सा?
तारिक ए शेरशाह, ये एक प्रकार का सूर्यवंश का एक वंश था। सूर्यवंश, इसकी क्या है इतिहास की जानकारी हमें तारिक ए शेरशाह से मिलती है। और किंतु लोदियों का भी इसमें कुछ वर्णन मिलता है, लोदी वंश का भी इसमें कुछ क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो पुस्तक हमें दिखाई दे रहा है कौन सा है, बाबरनामा। किसने लिखी थी बाबरनामा? बाबर के द्वारा लिखी गई थी। कौन सा शासक? बाबर के द्वारा बाबरनामा लिखा गया। और बाबर ने बाबर की भारत विजयों तथा बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और इसमें बाबर की विजयों का विशुद्ध वर्णन किया गया। दोस्तों बाबरनामा के अंदर बाबर की विजयों का, बाबर ने कहां कहां पर आक्रमण किया और बाबर की आक्रमण के समय राजनीतिक, सामाजिक, यानी कि बाबर ने जब जब भारत पर आक्रमण किया तो बाबर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और बाबर की विजयों का विशुद्ध वर्णन भी किया गया। बाबर की वर्णन, बाबर ने जो भी विजय प्राप्त की उसकी विशुद्ध जो वर्णन किया गया वो बाबरनामा में बाबर ने किया है। ठीक है, खुद तो कर लेता है। इसके बाद में हुमायूं, कौन सी? हुमायूं नामा। कौन सी? हुमायूं नामा पुस्तक है, किसने लिखी होगी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों एक हुमायूं की बहन है, कौन है? गुलबदन बेगम ने की थी। आप इतना भी लिख सकते हैं कि हुमायूं नामा पुस्तक के या फिर ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कौन है? हुमायूं की बहन। इतना ही लिख दो, अगर नाम याद रख सकता है गुलबदन बेगम तो आप ये लिख सकते हैं इसका लेखक। और इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी? हुमायूं नामा में हुमायूं के इतिहास और उसके काल की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल हुमायूं के बारे में लिख देना। इसके बारे में दोस्तों 13वां क्वेश्चन, 13वां ग्रंथ बनता है कौन सा है? हुमायूं नामा। ये था हुमायूं नामा। ये भी एक और ग्रंथ है हुमायूं नामा। इसका रचिता दोस्तों एक और है ख्वांदा मीर है। कौन है? ख्वांदा मीर है। और इसमें हुमायूं के शासन व्यवस्था, चरित्र, व्यक्तित्व के बारे में, हुमायूं के व्यक्तित्व के बारे में हुमायूं नामा प्रकाश डालता है। लेकिन कौन है रचिता? ख्वांदा मीर है। ठीक है, इसके बाद में अगली पुस्तक दोस्तों आईने अकबरी। कौन है? आईने अकबरी पुस्तक है। आईने अकबरी, इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबर की रचना अबुल फजल ने की थी, जानते होंगे। और इस पुस्तक में अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आईने अकबरी में अकबर की शासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में अकबरनामा, आईने अकबरी होगी। इसके बाद में अकबरनामा एक पुस्तक है दोस्तों, अकबरनामा। कौन सा नामा? अकबरनामा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बाबरनामा पढ़ी थी, ठीक है। इसके बारे में आ रही है अकबरनामा पुस्तक। तो इसमें भी अकबर की विजयों का होगा। इसने लिखी कौन है? अकबरनामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। और अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का विस्तृत मिलता है, वर्णन मिलता है, विवरण। और 16वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। बाबरनामा में बाबर की विजयों, बाबरनामा में बाबर के शासनकाल और उसमें घटित घटनाओं का विस्तृत, बाबर के शासनकाल में कौन कौन सी घटना घटी इसका वर्णन हमें बाबरनामा में मिलता है। और 16वीं शताब्दी के समय भारत की सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी भी अकबरनामा से मिलती है। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार का था, तो ये भी हमें अकबरनामा से जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में दोस्तों एक और छोटी सी अच्छी पुस्तक है तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी, ये आप याद रख सकते हो, तबकाते अकबरी। इस ग्रंथ की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। और इसमें अकबर के शासनकाल की 29वें वर्ष का हाल इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद में अगली पुस्तक आ रही है दोस्तों, देखिएगा अगली पुस्तक है नाजुक ए जहांगीरी। नाजुक ए जहांगीरी, इसको ले लेते हैं, नाजुक ए जहांगीरी। इस ग्रंथ की रचना जहांगीर ने की थी। किसने थी? इस ग्रंथ की रचना जहांगीर ने की थी। तुजुक ए जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की थी। और इसमें उसके व्यक्तित्व, यानी कि जहांगीर के व्यक्तिगत संस्मरण, व्यक्तित्व नहीं, जहांगीर के व्यक्तिगत संस्मरण। और इसमें जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्ष का वृतांत भी हमें मिलता है। जहांगीर का जो शासनकाल का 18वां वर्ष है, प्रथम 18 वर्ष का जो वृतांत है वो भी हमें तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा वो पुस्तकों के बारे में पढ़ा। पुस्तकों की सहायता से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो एक क्या है? सल्तनत कालीन स्रोतों का एक भाग है। कौन है? पुस्तकें, ग्रंथ।
अभी तक हमने ग्रंथ पढ़े थे। अब हम आते हैं साहित्य की ओर। दोस्तों साहित्य यानी कि कुछ भी लिखा हुआ होता है, किसी घटना के बारे में लिखा हुआ होता है, एक पत्थर के माध्यम से लिखा हुआ होता है, तो वो क्या होता है, एक साहित्य होता है, एक भाषा के रूप में लिखा हुआ होता है, ठीक है। उस साहित्य को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। साहित्य तब ही लिखा जाएगा जब भाषा होगी, ठीक है ना। तो यही दोस्तों साहित्य होता है और साहित्य के माध्यम से हमें मध्य भारतीय इतिहास कालीन के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों किस प्रकार मिलती है, कौन कौन से ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं, तो उसके माध्यम से हमें साहित्य हम उसको कह सकते हैं। देखिएगा, इस युग में ऐतिहासिक ग्रंथ के साथ साथ अनेक साहित्यिक ग्रंथ भी रचित हुए। कौन सा युग दोस्तों, अभी हमने बात की थी सल्तनत कालीन युग। कौन सा, सल्तनत कालीन युग के अंदर अनेक साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना हुई और इन साहित्यिक ग्रंथों में से तत्कालीन युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। मलिक मुहम्मद जैसी कृत पद्मावत, दोस्तों एक साहित्य का नाम है पद्मावत। इस पद्मावत से हमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में जानकारी हमें पद्मावत से मिलती है। और इसके बाद में है अहमद उल उमेरी। अहमद उल उमेरी के लिखे हुए ग्रंथ में बाज बहादुर और मालवा की रूपमती की कथा का वर्णन हमें मिलता है। किसमें, अहमद उल उमेरी के अंदर हमें बहादुर और मालवा की, बाज बहादुर और मालवा की रूपमती की कथा, हमें इसकी प्रेम कथा का हमें वर्णन मिलता है। किसके अंदर, पद्मनाभ के अंदर, ठीक है, सॉरी अहमद उल उमेरी के अंदर। इससे मालवा की सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है अहमद उल उमेरी की सहायता से। तो दोस्तों ये थे साहित्यिक। इसके बाद में आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे कि दोस्तों जो भीनमाल के अंदर एक विदेशी आया था और उसने भीनमाल के बारे में अनेक प्रकार की दोस्तों रचनाएं की, अनेक प्रकार के राजाओं के बारे में वर्णन किया, आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। तो वो जो यात्री था, ठीक है, उस यात्री की सहायता से भी उस यात्री ने एक चियू की पुस्तक लिखी थी। उस चियू की पुस्तक के माध्यम से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये वो कौन था, एक विदेशी था, विदेशी यात्री था और उसकी सहायता से हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है, विवरण मिलता है। मुख्य मध्य युग में भारत में अनेक विदेशी यात्री आए। कौन से युग में, मध्य युग में। और उसमें जिसने यात्रा वर्णन से तत्कालीन सामाजिक यानी कि जो भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक जो विद्वान का नाम दे रखा है इब्न बबूता। अब इब्न बबूता एक विदेशी यात्री है जो भारत में यात्रा करने आया है, इब्न बबूता। यह मार्को का निवासी था। कहां का, मार्को एक विदेशी भाग है, इसका निवासी था। वह भारत में 8 वर्ष तक रहा। दोस्तों उसने भारत में 8 वर्ष तक क्या की, यात्रा की। उसने किताब उल रहला नामक ग्रंथ की रचना की। कौन सी रचना, किताब उल रहला नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ से मोहम्मद तुगलक के शासन काल की घटना, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो विद्वान आया भारत में वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो के वर्णन से दक्षिणी भारत की 13वीं शताब्दी के समय की सामाजिक, आर्थिक दशा के बारे में प्रकाश पड़ता है। इसके बाद में अगला दोस्तों एक विद्वान आया, उस विद्वान का नाम है निकोली क्वांटी। यह इटली का यात्री था और भारत में आया था और 16वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक, आर्थिक का वर्णन मिलता है। 16वीं शताब्दी का वर्णन हमें निकोली क्वांटी के माध्यम से मिलता है, इसकी पुस्तक के माध्यम से मिलता है। इसके बाद में एक और विद्वान है दोस्तों, अगला विद्वान लेते हैं पेइज विद्वान। क्या नाम है, पेइज एक विद्वान है जो कि क्या है, विदेशी यात्री है। यह एक पुर्तगाली यात्री था। कहाँ का था, पुर्तगाली। इसने विजयनगर राज्य का विस्तृत वर्णन इसने अपनी पुस्तक में किया है। इसके बाद में अगला जो विद्वान आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। एक है राल्फ फिच। इस यात्री के वर्णन से अकबर के शासनकाल में घटनाओं पर प्रकाश, अकबर के शासनकाल में जो घटना घटी थी उसके बारे में जानकारी हमें राल्फ फिच से मिलती है। इसके बाद में डिलेट एक विद्वान नाम, डिलेट के ग्रंथ से जहांगीर के शासनकाल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्त के साथ में, जिगरी साथी के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए आपके अपने दोस्त को अनुमति देवे। धन्यवाद।